इससे पहले हम लोग सीजीपीएस मेंस के 7 पेपर में दंड प्रक्रिया संहिता में पूछे जाने वाले जो 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन है, हमने विस्तृत चर्चा किया था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि महिलाओं से जो रिलेटेड अपराध है तो दंड प्रक्रिया संहिता में कौन कौन सा धाराओं में उसका ऐसा कुछ प्रावधान किया गया है जिससे महिलाओं से रिलेटेड चीज़ों का अपराध या गिरफ्तारी का पता चलता है। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 46 में यही बताया गया कि यदि कोई महिला है, अपराधी है या फिर कोई संदिग्ध स्थिति में है, उनके ऊपर पूछताछ करना हो या कुछ ऐसे वारंट को तामील करना है अपराध किससे संबंधित, तो उसकी गिरफ्तारी सिर्फ महिला अधिकारी ही करेगी। इस धारा में ऐसा कुछ प्रावधान बताया गया है। और इस धारा में 2 चीजें हमको ये भी बताया गया कि यदि वह महिला 7 वर्ष की सजा याफ्त हो या फिर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का पूर्व में उसके ऊपर या अपराध दर्ज है या फिर उस अपराध के तहत वो सजा याफ्त है, तो जो भी वारंट को तामील करेगा या गिरफ्तार करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी कर सकता है। अब इसमें दूसरा ये चीज बताया गया कि उसकी गिरफ्तारी जो है सूर्यास्त के बाद, मतलब और सूर्योदय के पहले नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें टोटली कहने का मतलब यह है कि रात्रिकालीन में महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जैसे हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि रात में पुलिस गई और जो भी अपराधी है, जो भी पूछताछ है, उसको संबंधित थाने या उसके जो बाउंड्री थाने हैं उसको गिरफ्तार करके ले आते हैं। तो इसमें महिला से रिलेटेड इसमें छूट रहेगा कि भाई अब रात में गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो जनरली हम इतना लिख सकते हैं ऐसे वर्डिंग में, या फिर आप इसको इसमें आगे भी शामिल करेंगे, मैं बताऊंगा। ये 51 को भी शामिल कर सकते हैं कि ये मान लो गिरफ्तार कर रही है तो तलाशी के दौरान उससे जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, उसकी पूरी मान सम्मान या फिर ऐसे कोई उसके ऊपर अपराध या अग्रेसिव नहीं किया जाएगा कि वो सहयोग न करे या डर जाए या धमका के, जैसे देखें ना हम पुलिस की क्या रहती है, धमकाना, चलाना, गाली गलौज करना, तो ये सब इसमें उस चीज को प्रतिबंध लगाया गया है। अब 46 में क्या रहता है, देखिए क्या रहता है, तलाशी जैसे स्थल है, देखेंगे सर्च जैसे वारंट लेके आती पुलिस जो है, तो संबंधित जगह में कोई महिला है या महिला रह रही है या उस आसपास के एरिया में, तो जिस जगह तलाशी होना है महिला को पहले क्या हट जाने के लिए कहा जाएगा, उसके बाद ही तलाशी की प्रक्रिया जो है किया जाएगा। मान लो यदि महिला उपस्थित है और तलाशी प्रारंभ कर दिया जाता है, तो देखेंगे आमतौर पे जैसे महिला से छेड़छाड़ कोई रिलेटेड समस्याएं हो गई या अपराध दर्ज हो गई, तो फिर उससे क्या पुलिस अधिकारी उससे क्या बचते हैं, और साथ में बचना भी चाहिए आज के डेट में, कि उससे क्या होता है कि अननेसेसरी तलाशी में व्यवधान नहीं उत्पन्न होगा, महिला वहां से हट जाएगी तो निश्चित रूप से वह जो भी सर्च वारंट जिस संबंधित वस्तु या व्यक्ति के लिए जारी किया गया उसको पुलिस जो है स्वतंत्र रूप से तलाशी अभियान अपना पूर्ण करेगी। अब 51 में देखे हैं कि आगे वही हमने 46 में इसको कॉम्बिनेशन करके बताया हूँ कि यदि महिला अभियुक्त है, अपराधी है, या देखे होंगे आप लोग मॉल वगैरह में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, कोई पर्स कर लिया, कोई सामान चुरा लिया या ज्वेलरी दुकान वगैरह है, वहां पे पर्स या फिर ज्वेलरी को चोरी कर लेते हैं, तो उनका जैसे तलाशी लेना है तो भाई जेंट्स कोई पुलिस अधिकारी या जेंट्स नहीं ले सकते कि उसे क्या महिला की मान सम्मान और सद्भावना को ध्यान में रखना पड़ता है। तो उसके लिए भी महिला पुलिस अधिकारी ही तलाशी लेगी, लेकिन तलाशी के दौरान उसकी मान प्रतिष्ठा को बराबर ख्याल रखा जाएगा, जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, उससे मारपीट नहीं किया जाएगा। उससे क्या फायदा है कि जैसे तलाशी होगी तो वो जो अभियुक्त है या फिर संदिग्ध महिला है जिसके ऊपर ऐसा अपराध आरोपित किया जा रहा है कि ये चोरी की है या फिर ये सामान को छुपाई है, वो क्या करेगी, सहयोग करेगी, अदरवाइज उसके ऊपर मारपीट करेंगे या फिर उसको जोर जबरदस्ती किया जाएगा तो फिर वो तो डर जाएगी ना। तो ये सब रिलेटेड 46, 47, 51 आज के क्लास अभी देखे हैं और कंटिन्यू हम लोग देखेंगे। थैंक यू। इससे पहले हम लोग 46, 47, 51 पढ़े हैं, उसमें देखे हैं कि क्या क्या प्रावधान है। अब आगे हम लोग 98 पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि कोई महिला है या नाबालिग स्त्री है तो उससे जो उसको अपहृत किया गया या अपहरण किया गया जो आईपीसी या दंड संहिता 1860 के 359 या 362 के तहत हम लोग पढ़ते हैं कि यदि अपहरण करके रख लिया है या बंधक बना लिया है तो उससे रिलेटेड
उसको मुक्त करने के लिए पुलिस अधिकारी का क्या दायित्व और क्या यहाँ पे अधिकार है उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो उसमें कैसे उस सम्मान को या फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा या तामील करेगा पुलिस अधिकारी जो है। तो देखिए इसमें पहला ये है कि उस महिला का कोई रिश्ते नातेदार भाई बंधु या जो भी उनके पति हैं पिता हैं वह परिवार दायर करे थाने में या रिपोर्ट दर्ज करता है, या फिर रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर या डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास चला जाता है। तो मजिस्ट्रेट के आदेश से संबंधित जो विवेचना अधिकारी या पुलिस अधिकारी है वो क्या करेगा कि महिला को मुक्त करेगा। अब मुक्त करने के दौरान बल का प्रयोग करना यहाँ पे विधिमान्य है या फिर थोड़ा बहुत सख्ती करना जरूरी है, क्योंकि वो अपहरण करके रखा गया है, महिला के जो लीगल राइट है उसको वायलेंस किया है। तो ये इसमें प्रावधान बताया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो धारा है इसमें 125 से 128 जो है ये जनरली देखेंगे भरण पोषण कुटुंब न्यायालय वगैरह में आता है। ये सब चीजें जो है अभी तक तो सीजीपीएससी मेंस के 2018 से 20 तक के अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया नहीं गया है, लेकिन जनरली हम लोग एलएलबी वगैरह का सेकंड सेमेस्टर में देखते हैं कि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगातार रिपीट करता है। आजकल यह कॉमन हो गया भरण पोषण का वाद दायर करना, देखे होंगे आप लोग। तो इसमें 4 उपधारा बताया गया और उसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको एक सक्षम व्यक्ति भरण पोषण का अधिकार है उसको भरण पोषण देने का। तो पहला बताया कि ऐसी पत्नी जो विधिक रूप से तलाक ले ली हो या फिर धर्मज अधर्मज या अविवाहित या निशक्त संतान या ऐसे माता पिता जो स्वयं के भरण पोषण करने में असमर्थ हो के संबंध में इस धारा में ये बताया गया है कि वह व्यक्ति उनका भरण पोषण करेगा। अब देखिए क्या है, अब इसमें वाद की प्रक्रिया क्या है। तो वाद की प्रक्रिया इसमें बताया गया है कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट जो भी मजिस्ट्रेट है कुटुंब न्यायालय से रिलेटेड हैं, तो उसे वो क्या करेगा कि 1 से 6 माह के अंदर उस प्रक्रिया को पूर्ण करेगा और आदेशित करेगा कि जो हम इसमें देख रहे हैं कि तलाकशुदा पत्नी हो या धर्मज अधर्मज संतान अविवाहित संतान माता पिता, उनको एक मासिक भत्ता या एक मासिक जो फिक्स राशि है जो व्यक्ति के इनकम के आधार पे होगा उसको वो तय करेगा, फैसला को तामील करने का और एक समय निर्धारित करेगा और उस मासिक भत्ता में घटाना बढ़ाना या कम करना या फिर एक मुश्त राशि को मिल जाता है कंप्रोमाइज कर लेते हैं तो फिर उस आदेश को भी शून्य करना रद्द करना, ये सब न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार में आता है, इसको स्वतः व्यक्ति नहीं कर सकता। और इसमें आगे ये भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक भरण पोषण नहीं करता या उस भत्ता जो न्यायालय ने आदेशित किया है वो पे नहीं करता या भुगतान नहीं करता तो उसमें 6 महीने से साल भर का सजा का प्रावधान है। अब हम लोग इसमें विशेष रूप से देखते हैं आजकल तो कॉमन देखेंगे वाद जो है तलाकशुदा पत्नी है तो पति से भरण पोषण का पूरा दावा लेती है। तो देखा गया इसमें 3 चीजें ऐसे प्रथम बताया गया कि पत्नी को 3 आधारों पर भरण पोषण का अधिकार नहीं माना गया। पहला तो ये है कि पति से वह बिना कारण अपने मायके में या अन्यत्र जगह में रह रही हो और पति के बार बार निवेदन करने या फिर उनके आग्रह करने पर भी वो नहीं जाना चाहती। दूसरा इसमें बताया कि जैसे म्यूचुअल डायस देखे होंगे आप लोग, आपसी रजामंदी से लोग डायस ले लेते होंगे, उस राशि देने का ऐसे प्रावधान तो नहीं है लेकिन दे दिया जाता है, फिर उसके बाद भरण पोषण को मांग नहीं कर सकती। तीसरा इसमें भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 में जारता ऐसा ऑप्शन है उसमें उल्लेख किया गया है जिसमें एक विवाहित स्त्री जो है किसी भी चाहे विवाहित पुरुष हो या विवाहित पुरुष हो उसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा हो या फिर उनसे अप्राकृतिक संबंध बनाता हो तो उसको जारता का रूप में परिभाषित किया गया है। आज के डेट में ये बड़ा क्रिटिकल है कि जारता किसी स्त्री विवाहित स्त्री के ऊपर आप सिद्ध कर सकें। चूंकि इसमें दिया हुआ है इस धारा में तो हम लोग इस चीज को चर्चा कर रहे हैं। तो युक्तियुक्त तो वही इसमें निषेध लगाया गया कि यदि विवाहित पत्नी तलाकशुदा है तो इन 3 कारणों की वजह से वो भरण पोषण का अधिकारी नहीं हो। आगे हम लोग देखते हैं कि 160 में जो दंड प्रक्रिया संहिता दिया गया उसमें क्या से रिलेटेड प्रावधान किया गया है।
तो इसमें ये है कि यदि नाबालिग स्त्री हो, निःशक्त जन हो, 60 साल से अधिक बुजुर्ग हो, या फिर सामान्य महिला हो, तो उसके थाना या उसके क्षेत्राधिकार के जो थाना है उसके अन्यत्र थाना में गवाही या किसी साक्ष्य के विवेचना के संबंधित या किसी अपराध से विवेचना से संबंधित वो संबंधित अपराधों के लिए वह थाना क्षेत्र उसको बुलावा नहीं देगा। और मान लो अन्यत्र थाना क्षेत्र उसको बुलावा देता है या उनकी बयान बहुत जरूरी है, जो संबंधित विवेचना में उनकी अहम रोल है, तो उनके आने जाने के व्यय जो है जो राज्य सरकार तय करेगी या राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत उनको भुगतान पाने का अधिकार है। इसमें 160 में बताया गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं 164 का। 164 में क्या है, बलात्संग का जैसे 375 में जो डिफाइन किया गया आईपीसी धारा 1860 में 375 बलात्संग का क्या होता है। फिर आगे जो 376 का और अन्य जो ड तक के सजा या तो प्रावधान है, उसमें कोई महिला के साथ वह अपराध कारित होता है और अनकॉन्शियस हो जाती है, वह सक्षम नहीं है, चलो रिपोर्ट चिकित्सीय परीक्षण की सहमति देने में तो सक्षम है, तो समझ में आता है कि चलो लिख के दे दी, लेकिन मान लो अनकॉन्शियस है, बेहोशी स्थिति में है, तो भाई सक्षम जो चिकित्सा अधिकारी रहेगा बिना रिटर्न अनुमति के वह परीक्षण ही कर पाएगा, क्योंकि उसमें ऐसा प्रावधान है। इन केस मान लो उनकी सहमति नहीं रही और रिपोर्ट बना दिया गया, फिर महिला उससे मुकर गई या फिर उनके रिश्ते नाते मुकर गए, तो फिर वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेडिकल ऑफिसर है उसके ऊपर आ जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि महिला यदि सक्षम ही है तो उनके जो भी नातेदार, रिश्तेदार, भाई बंधु या जो भी आसपास के उनके जो पहचान के हैं, उनके लिखित अनुमति के बाद ही महिला का चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा, जिसमें जो अनुसूचित दिया गया है, जो नाम, पता, क्या अपराध हुआ, कब घटा, क्या स्थिति अभी, कितनी मतलब उसकी जोखिम हुई है, या फिर जितने भी बेचना है एक मेडिकल कंडीशन में, वो सारी चीजों को इसमें फुलफिल करेगा वो। आगे हम लोग 167 में पढ़ते हैं कि इसमें क्या रहता है। देखेंगे आजकल नाबालिग स्त्री या लड़कियों की साथ रैप का जो घटना होता है, तो उसमें इसमें प्रधान में बताया गया कि इसकी प्रक्रिया जो है 90 डेज के तहत किया गया है। चूंकि ये सीआरपीसी की धारा को जो वर्तमान पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, जिसे आप लोग देखेंगे इसमें 90 दिन के अंदर विवेचना को पूर्ण करना अनिवार्य देखा गया है। टीवी या रेडियो या समाचार में आप लोग पढ़ते हैं, तो बस वही चीज है। 174 में ये बताया गया कि कोई विवाहित स्त्री है तो उसको शादी के 7 साल तक क्या है उसमें एक विशेष उसको लीगल मतलब प्रोटेक्शन माना जाता है, और उसकी जो भी मृत्यु से रिलेटेड है वो जांच जो है बहुत कड़ाई से और बहुत बारीकी से, और इसमें कोई कोताही नहीं बरता जाएगा। इस धारा में ये निर्दिष्ट किया गया और आदेशित भी किया गया है। तो किन परिस्थितियों में 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती, या संदिग्ध मृत्यु हो जाती है, या स्वयं आत्महत्या कर लेती है ना भाई, या फिर उसका हत्या हो जाता है, जो हम लोग आईपीसी की धारा में जो इसमें प्रावधान जैसे आत्महत्या करना के लिए 309 है, हत्या हो जाता है तो 302 के तहत है। तो ये संबंधित विवेचना के लिए उसमें कोताही नहीं बरतेगा और यथाशीघ्र जितना हो सके उसका करेगा। ये पिछले वर्ष 2019 में मेंस में पूछा गया था, ये 174 को 2 नंबर का आया था। धारा के बाद देखेंगे कि 198 में क्या प्रावधान है। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि ये आईपीसी 493 से 498 तक के विवाह से संबंधित अपराध है, जिसमें मैंने मुख्यतः उस चीजों को क्लियर किया है कि 497 से 498 तक क्या क्या प्रावधान है। जैसे 493 में बताया गया कि छलपूर्वक किसी से विवाह कर लेना। 495 में ये बताया गया है कि एक विवाहित व्यक्ति स्त्री या पुरुष दूसरा विवाह कर लेता है। 496 में आपको बताया गया कि यदि शादीशुदा है और उस शादी को छुपा के दूसरा शादी कर लेता है। 496 में बताया कि अवैध रीति से जैसे कोई जयमाला डाल लिया, ये कर लिया और उसको शादी का झांसा देख के उसके साथ वह सब कर रहा है जो एक पति पत्नी के बीच रिश्ता होता है। 497 में इससे पूर्व भी 125 से 128 में देखा है जारता, और 497 में विवाहित स्त्री को बहला फुसला के साथ उसके साथ यौनाचार करना।
तो ये 198 में ये बताया गया कि जो आईपीसी धारा है 493 498 तक के है, उससे रिलेटेड जितने भी अपराध है उसकी परिवाद, चाहे वो किसी नाते रिश्तेदार के द्वारा हो या स्वतः न्यायालय के द्वारा हो या फिर पुलिस अधिकारी की विवेचना के दौरान पाया जाता है, तो इस धारा में ये बताया गया कि उसका विवेचना अतिशीघ्र किया जाना। ये कई धाराओं में दिया गया इसको क्रम से, लेकिन चूंकि 2 नंबर 4 नंबर आता है तो हमको ये बता देना मुख्य इसका उद्देश्य है। 400, अब उसके बाद 198 का में आता है कि इसमें 498 का जो आईपीसी धारा में विनिर्दिष्ट है उससे रिलेटेड अपराध के लिए परिवाद के आधार पर विवेचना करता है। तो 498 का मैं आपको बता दूं, इसमें 2 सब क्लास दिया गया है। पहला तो ये है कि एक विवाहित स्त्री के को उसके जो ससुराल पक्ष हैं वो क्रूरता करते हैं, मारपीट करते हैं या अन्य घरेलू हिंसा करते हैं, उससे रिलेटेड अपराध है इसमें। और दूसरा इसमें आप लोग नॉर्मली देखे होंगे कि बहुमूल्य चीज वस्तु की मांग कर रहा है कि आप पैसे लाओ, गाड़ी लाओ, लग्जरियस आइटम लाओ, तो वो ख में बताया गया है। तो इसमें 2 प्रावधान है, एक क और ख। तो उससे रिलेटेड जो भी परिवार उनके विवाहित स्त्री के उसके नाते रिश्तेदार या जो संबंध है, तो उससे आधार पर वो विवेचना करेगा। 498 198 ख में क्या बताया गया, आईपीसी धारा 376 ख। इसमें क्या रहता है कि जैसे देखेंगे हिंदू मुस्लिम विवाह अधिनियम में 15 वर्ष के बाद उसको पूर्ण महिला माना जाता है, विवाह संबंध किया जाता है, और इन केस मान लो उनका तलाक हो गया, या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में जो रहता है तो उसमें तलाक हो गया, उसके बाद भी उससे यौनाचार कर रहा है पति, तो फिर उसको फिर क्या बलात्कार के संज्ञा में लाया गया है 376 ख में। तो उससे रिलेटेड भी परिवाद के आधार पर विवेचना करने का न्यायालय का अधिकार है। अब हम 200 में देखते हैं इससे आगे। ये अभी पूछा गया 2020 में लेटेस्ट जो जुलाई में हुआ था उसमें। तो इसमें क्या रहता है, पीड़ित व्यक्ति है कोई, है ना, महिला से रिलेटेड है या पुरुष है पीड़ित है, तो देखिए सामान्य हम लोग देखते हैं कि जनरली हमारे साथ कोई अपराध घटित होता है या हमारे कोई लीगल राइट करता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहता है, या तो हम पुलिस थाना जाएं या फिर हम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करें, तो उससे हमको न्याय मिलेगा। अब इसमें ये बताया गया कि देखिए क्या न्यायालय में तो जाएगा वो चीजें जो है, अब न्यायालय उस आधार पर परीक्षा करेगा कि भाई ये एक्चुअल में है क्या चीजें, किस आधार पर विवेचना है, तो उस विवेचना में सही पाए जाने पर क्या करेगा, लेखबद्ध करेगा, लेखबद्ध करके हस्ताक्षर करेगा, फिर जारी करेगा। तो ये इसमें बताया गया। और मान लो इसमें न्यायालय का एक बंधन भी बताया गया कि दूसरे न्यायालय में मामला लंबित है सालों से, या फिर उस प्रोसेसिंग में हो किसी दूसरे न्यायालय में, तो फिर वो न्यायालय जो जहाँ पे वो गया है उसको फिर उसी न्यायालय में संबंधित न्यायालय में भेज दिया जाएगा, अर्थात वो स्वतः संज्ञान लेगा या उसके परिवार के आधार पर परीक्षा प्रारंभ नहीं करेगा। ये इसमें बताया गया 200 में। ठीक है, हम इससे पहले 200 धारा को देखे हैं, अब अभी 201 धारा को देखेंगे जो पूछा जा रहा है सीजीपीएससी में मेंस में। तो अभी तक के तो ये धारा का लास्ट 2018 में 416 को पूछा गया था, और बाकी ये भी इम्पोर्टेंट है तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो इसमें 201 में ऐसे बताया कि ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं लेगा यदि वह मामला कहाँ हो, दूसरे न्यायालय में लंबित हो या दूसरे न्यायालय में वह क्या हो, प्रक्रियाधीन हो। तो उस न्यायालय में जो परिवादी है या फिर जो जिनको उस संबंधित विषयों पर वाद दायर किया है उसको उस न्यायालय में जाने का आदेश पारित करेगा, लेकिन इसमें क्या है वो परीक्षा नहीं करेगा उस परिवाद का। अब 202 में हम लोग देखते हैं कि आदेशिका को जारी करने का मुलतवी करना, अर्थात ये है कि इस धारा में संहिता में क्या है, जो 192 है और जो 200 में हमने पहले देखा है कि प्रक्रिया कहाँ पे पुलिस के पास जाता है, फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाता है, तो उसके अधीन जो रहेगा। तो और मान लो उसके क्षेत्राधिकार के बाहर है तो वो क्या करेगा, पुलिस को इत्तला करेगा या पुलिस को बोलेगा कि आप जो है इसको जांच या अन्वेषण में प्रक्रिया लीजिए और संबंधित न्यायालय में उस चीजों को रिपोर्ट पेश करिए। लेकिन वह स्वयं न्यायालय जिसके क्षेत्राधिकार में वह नहीं है, वह क्या करेगा,
अनमेंशनड या जांच नहीं करेगा। आगे हम लोग 203 को देखते हैं। इसमें क्या है, परिवाद को, जो भी परिवाद है वो न्यायालय खारिज कर देगा, जैसे हमने पूर्व में इसमें बताया कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, या फिर उनके वह वाद जो है दूसरे न्यायालय में लंबित हो सालों से, या फिर वो तो वह वाद जो है दूसरे न्यायालय में प्रक्रियाधीन हो। तो ऐसे मामलों को वो क्या है, स्वतः खारिज कर देगा। अब हम आगे इसे आगे पढ़ते हैं 309। तो 309 में बताया कि कार्रवाई को मुलतवी या स्थगित करना। तो किसी भी प्रक्रिया परीक्षण के लिए क्या है, जैसे प्रकरण देखेंगे बार बार पेशी का डेट आता है, दिन प्रतिदिन पेशी का उसका सुनवाई का डेट को निर्धारित किया जाता है न्यायालय जो है। तो लेकिन इसमें ये बताया गया कि जैसे आईपीसी धारा 1860 में हम लोग बलात्कार के जो 376 क से ड तक के मामलों में देखे हैं, उसमें जितना जल्दी हो सके विद इन 60 डेज के अंदर उस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेखबद्ध करना या फिर आदेश पारित करना, इसमें एक उसका विपरीत या अपवाद प्रावधान है। लेकिन इसमें क्या है, इसे दिन प्रतिदिन करेगा और जब लास्ट में फाइनल हो जाएगा तब लेखबद्ध करके हस्ताक्षर युक्त आदेश जारी करेगा। लेकिन इसमें दिन प्रतिदिन करेगा। इसमें आईपीसी धारा 376 का से ड में। अब 357 को हम लोग पढ़ते इसमें क्या है, किसी भी पीड़िता का जो एसिड अटैक से मामला हो या फिर बलात्कार से पीड़ित या घरेलू हिंसा हो, तो हम लोग घरेलू हिंसा से संरक्षण, महिला को संरक्षण अधिनियम 2005 के धारा 16 में हम लोग देख चुके हैं, और साथ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के धारा 22 में भी देख चुके हैं कि कोई भी साक्ष्य गवाह को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट जो तय किया जाता है अपराध के प्रकृति के आधार पे, वह बंद कमरे में क्या करेगा, पीड़िता की बयान लेगा। ये इसमें प्रावधान किया गया है। अब 416 में देखा गया है कि जैसे गर्भवती महिला है, निःशक्त जन है, तो उनका जो जैसे मृत्यु दंड है उसका लघुकरण किया जाएगा। लघुकरण हम लोग अनुच्छेद 72 में पढ़े हैं कि उसकी प्रकृति को चेंज कर देना, अर्थात यहाँ मृत्यु दंड है तो उसकी सजा को क्या करेगा, आजीवन कारावास में बदल देगा। जैसे आईपीसी धारा 54 और 55 में इस चीज का भी निर्दिष्ट किया गया है। 437 एक लास्ट है कि इसमें क्या है, अजमानती धाराओं से रिलेटेड है, तो उसमें धारा 357 के तहत 416 के तहत जो भी जैसे गर्भवती महिलाएं, निःशक्त जन है, नाबालिग बालिका हैं, तो उनको जमानत देने का प्रावधान है। लेकिन उसमें क्या है, वो अभियुक्त यदि आजीवन कारावास से पूर्व में अपराध में उसके ऊपर चार्ज लगा हो, या फिर क्या है उसमें 7 वर्ष की सजा हो या मृत्यु दंड हो, तो उस दशा में उसको जमानत नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग का जितने भी महिला से रिलेटेड इसमें दंड प्रक्रिया संहिता में है उसको हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम लोग निशय से लोक प्रशांति और जो भी पुलिस की प्रक्रिया है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगे आप जरूर कमेंट करिएगा। ये सीजीपीएससी मेंस में लगातार 2018 से 20 तक पूछा जा रहा है, हॉट टॉपिक और करंट टॉपिक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यही अपन क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।